और भी पूछना नहीं? चलिए, दो प्रश्न आप लोगों से है, पहले मैं इसका जवाब दे दूं। पहला प्रश्न जैसे इन्होंने पूछा कि क्या देश की जीडीपी बढ़ रही है, तो ये आप बिल्कुल 100% कह सकते हैं कि जीडीपी बढ़ रही है। देश की जीडीपी हर साल बढ़ रही है और जो हमारी संगठन है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो इसी की गणना करके हमें बताता है और प्रतिवर्ष हमें जीडीपी की वृद्धि दर बताती है। न केवल एनएसओ बल्कि आरबीआई, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एशियन डेवलपमेंट जैसी संस्थाएं भी ये बताती हैं कि देश की जीडीपी बढ़ रही है। अब यहाँ पर इनका दूसरा एक प्रश्न इसमें जुड़ा हुआ है, क्या वास्तव में जीडीपी बढ़ रही है? क्योंकि जीडीपी में जो वृद्धि हो रही है, ये जो होती है, उसके दो बड़े प्रमुख कारण हैं। जब भी आप इंडेक्स नंबर निकालते हो, इंडेक्स नंबर आप लोगों ने सीखा होगा स्टैटिस्टिक्स में कि नहीं सीखा? इंडेक्स नंबर IN, इंडेक्स नंबर इक्वल टू क्या होता है? पहला तो होता है P1/P0, बेसिक इंडेक्स प्राइस यही होता है ना, करंट ईयर की प्राइस अपॉन बेस ईयर की प्राइस। यस सर। और जब हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं क्वांटिटी, यस सर, तो ये Q1 ये Q0। तो इसी बात को लेकर के हम कहते हैं जीडीपी। अब रियल जीडीपी तब बढ़ती हुई मानी जाएगी जब क्वांटिटी में ग्रोथ। यस सर। अगर क्वांटिटी में ग्रोथ नहीं है तो केवल प्राइस के ग्रोथ से जीडीपी जो बढ़ रही होती है उसे हम वास्तविक जीडीपी की वृद्धि नहीं कहते हैं। जीडीपी में वृद्धि तभी हम मानेंगे जब क्वांटिटी में भी ग्रोथ हो। यस सर। तो वर्तमान समय में जो हमारी जीडीपी है उसमें प्राइस और क्वांटिटी दोनों की ग्रोथ है। तो ये हम कह सकते हैं कि वास्तव में भी जीडीपी बढ़ रही है। ठीक है, ये भ्रम और ये वो मत रखिएगा कि नहीं जीडीपी नहीं बढ़ रही है या केवल प्राइस का इन्फ्लेशन है, केवल प्राइस बढ़ रही है, ऐसा है। हम दोनों एंगल से कहेंगे कि जीडीपी बढ़ रही है। ठीक है, ठीक, क्लियर? चलिए, अब आपका प्रश्न। आपने कहा किसानों की आय बढ़ रही कि नहीं। देखिए, जीडीपी के 3 सेक्टर हैं बेसिकली, कुल मिलाकर के 5 सेक्टर अभी मैंने लास्ट क्लास में बताया था। यस सर। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर एंड क्वार्टनरी क्यूनरी। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र और पंचम क्षेत्र। बेसिकली जब हम बात करते हैं तो जो हमारा एग्रीकल्चर है वो प्राइमरी सेक्टर है। यस सर। और प्राइमरी सेक्टर में भी लगातार ग्रोथ हो रही है। पहला आंकड़ा आप लीजिए, लगभग हर साल खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हो रही है। आज लगभग हम 340 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन कर रहे हैं। तो खाद्यान्न की उत्पादन हो रही है तो वृद्धि हो रही है, तो किसानों की आय बढ़ रही है। दूसरी ओर हम एमएसपी तो आप लोग सभी जो जानते हैं, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, या एफआरपी, फेयर एंड रीजनेबल प्राइस, जो गन्ना का होता है या अन्य पदार्थों का होता है, तो प्राइस भी बढ़ रही है। एक और प्राइस बढ़ रही है, दूसरी ओर क्वांटिटी बढ़ रही है, तो किसानों की इनकम भी आपकी नहीं बढ़ेगी। हाँ, अब ये बात अलग है कि जिस हिसाब से सेवा क्षेत्र का विकास हो रहा है, जिस हिसाब से उद्योग का विकास हो रहा है, उस हिसाब से सेवा क्षेत्र, कृषि का विकास नहीं। कृषि का विकास दर सेवा क्षेत्र के विकास दर से काफी कम है, उद्योगों से काफी कम है, लेकिन विकास है। और अगर विकास हो रहा है तो किसानों की आय बढ़ रही है। भारत सरकार ने, वर्तमान सरकार जो आपकी है, 2014 से लेकर 24 तक का एक आंकड़ा जारी किया और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर बात आती है तो वहाँ पर दिखाया जा रहा है कि आपकी प्रति व्यक्ति आय लगभग 2 गुनी से ज़्यादा हो चुकी है। तो अगर प्रति व्यक्ति आय 2 गुनी से ज़्यादा हुई है
तो हर क्षेत्र के लोगों की आय बढ़ेगी। ठीक है, क्लियर? बताइए बेटे, कोई और डाउट? ठीक है, अब आ जाइए अपने टॉपिक पर। जो हम लोग चर्चा कर रहे थे उस पर बात करते हैं। हम लोग चर्चा कर रहे थे इंडस्ट्री पर, और इंडस्ट्री पर एक कितने प्रकार के उद्योग हैं, कैसे क्या उद्योग हैं, उनकी चर्चा किए थे। अब इसके अलावा अगर आप बात करते हो तो कुछ हमारे कोर इंडस्ट्री जो मूल उद्योग हैं, और ऐसे उद्योग पूरे भारत की अर्थव्यवस्था के आधार होते हैं, जैसे लौह इस्पात उद्योग, यस सर, एल्युमिनियम उद्योग, यस सर, ठीक है ना। ऐसे बहुत से हैं जो कोर उद्योग हैं। भारत सरकार इनके विकास के लिए सबसे अधिक प्रयासरत है, या सबसे अधिक बल इन उद्योगों के विकास के लिए देती है। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल हम कहें कि इन्हीं उद्योगों के विकास के लिए भारत सरकार जिम्मेवार है, बाकी सभी उद्योगों के लिए नहीं, सबके लिए वो जिम्मेवार है, सबके लिए उठाना। अब यहीं पर एक दूसरा एंगल बनता है, भारत सरकार उद्योगों के विकास के लिए क्या कर रही है। एक और हम बार बार ये जानना चाहते हैं कि भारत सरकार कृषि के विकास के लिए क्या कर रही है। क्या वास्तव में भारत सरकार कृषि के विकास के लिए प्रयासरत है? दूसरी ओर बात करेंगे कि क्या भारत सरकार वास्तव में उद्योगों के विकास के लिए प्रयास कर रही है। अब एक सामान्य सी बात करते हैं कि अक्सर ये आरोप लगता है सभी सरकारों पर, अक्सर ये आरोप लगता है सभी सरकारों पर कि भारत सरकार क्या भारत सरकार कृषि के विकास के लिए कुछ प्रयास कर रही है, या क्या भारत सरकार उद्योग के विकास के लिए प्रयास कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत सरकार सभी क्षेत्रों के विकास के लिए निरंतर और सतत प्रयास कर रही है। भारत सरकार सभी क्षेत्रों के विकास के लिए निरंतर और सतत प्रयास कर रही है। कृषि क्षेत्र के विकास के लिए भी लगातार प्रयास कर रही है, और उद्योगों के विकास के लिए भी लगातार प्रयास कर रही है। तो हम आज के टॉपिक के हिसाब से हम पहले बात करेंगे कि उद्योग के विकास के लिए क्या बात कर रही है या क्या प्रयास करें, क्योंकि आपका एक 7 से 8 टॉपिक लगभग मुझे लगता है एग्रीकल्चर का भी है। इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का भी एक टॉपिक है, तो वो आपको या तो पढ़ाया गया होगा या तो भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, कृषि संबंध क्षेत्र पढ़ाएगा कि नहीं भी आपको? ठीक है, वो क्लास चलेगी मुझ पर। तो उद्योगों के विकास के लिए भारत सरकार क्या प्रयास कर रही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या भारत सरकार कोई पॉलिसी बना रही है, पॉलिसी का क्या प्रयास है, भारत सरकार कौन सी प्रयास कर रही है। दूसरी बात करते हैं कि अब तक के प्लानिंग कमीशन में कितना कंट्रीब्यूशन या क्या क्या मतलब खर्चा किया उसने उद्योगों के विकास के लिए। तीसरी ओर प्रयास करेंगे कौन कौन सी स्कीम्स निकाल के चल रही है भारत सरकार उद्योगों के विकास के लिए। तो ऐसे बहुत सारे प्रयास यहाँ पर देखेंगे, और विभागीय प्रयास क्या हो रहा है या और सब क्या है उनके लिए बात करेंगे। तो सबसे पहला प्रयास हम बात करते हैं पॉलिसी। सबसे पहला क्या बात करते हैं, पॉलिसी। तो आप थोड़ा लिखिएगा, औद्योगिक नीति या औद्योगिक नीतियां हेडिंग डाल दीजिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, औद्योगिक नीतियां, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। जब भारत आजाद होता है, आजादी के बाद से ही लिखिए, अरे पहले समझिए, ये पहले चलिए लिख लीजिए पहले, तब आप लोग लिखने ज़्यादा बन जाता है। जब भारत आजाद होता है, आजादी के बाद से ही भारत सरकार देश की अर्थव्यवस्था
की प्रगति के लिए और उद्योगों के विकास के लिए या उद्योगों के विकास पर बल दिया। जिसके लिए सरकार ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रारूप को स्वीकार किया। मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रारूप को स्वीकार किया। इस मिश्रित अर्थव्यवस्था में विभिन्न औद्योगिक नीतियों में विशेष प्रकार या भिन्न भिन्न प्रयास किए गए। लाइन चेंज करके लिखेगा। प्रथम औद्योगिक नीति, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ये आपसे सीधा सा क्वेश्चन आता है कि पहली औद्योगिक नीति कब जारी किया गया। आर्थिक प्रगति के लिए, उद्योगों की प्रगति के लिए सरकार जो औद्योगिक नीतियां जारी कर रही है, मैं आपसे कहा कि पॉलिसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सरकार जो पॉलिसियां जारी कर रही है, उन पॉलिसियों की सबसे पहली पॉलिसी सरकार कब जारी करी? आज़ादी के बाद। तो लिखिएगा, प्रथम औद्योगिक नीति 1948, 1948। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948, प्रथम औद्योगिक नीति 1948। ठीक है ना? यानी पहली औद्योगिक नीति कब जारी किया गया? 1948। 6 अप्रैल 1948 है, तो डेट आपको लिखने की जरूरत नहीं है, काम पास हो गया। अब बात आती है कि कैसे जारी किया गया, क्या बात रखा गया। तो पहली बात आ रही है कि प्रथम औद्योगिक नीति से ही भारत सरकार ने ये निर्धारित कर दिया कि हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रारूप को स्वीकार करेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था की एक सिंपल सी परिभाषा कोई बताएगा? कैसे आप कहोगे मिश्रित अर्थव्यवस्था? मिक्स्ड इकोनॉमी सर, जिनमें सेवा सेक्टर्स और कृषि और उद्योग, इन सभी को एक तालमेल के साथ अर्थव्यवस्था में लाया जाता है। निजी क्षेत्र की और ये मतलब सरकारी गवर्नमेंट की भी दोनों मिश्रित हों व्यवस्थाएं। आप लोग कैसे कहोगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था? पूंजीवादी ये हमने उस दिन जब पहले क्लास लिया था, तब मैंने आपसे बात किया था कि देश की जो अर्थव्यवस्था होती है, वो मिश्रित होती है। दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्थाएं कुल मिलाकर के 3 ही प्रकार की होती हैं। बेसिकली 2 ही प्रकार होते हैं, तीसरे को तो बना दिया गया। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और दूसरा है साम्यवादी या समाजवादी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, उद्योग और
भौतिक संसाधनों पर पूंजीपतियों का यस सर, ये सर कैपिटलिस्ट का वर्चस्व होता है। यस सर, पूंजीपति जैसा चाहते हैं वैसा व्यवस्थाएं वैसी संसाधन चलते रहते हैं। और दूसरी ओर बात आती है कि भाई साम्यवादी अर्थव्यवस्था की सब कुछ सरकार के हाथ में रहेगा। सब कुछ। कोई निजी उद्योग भी है तो वो भी इनडायरेक्टली सरकार के हाथ में रहे, सरकार जिस दिन चाहेगी उस दिन आपसे ले लेगी, तो वो साम्यवादी अर्थव्यवस्था होती है। और तीसरी ओर होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें कुछ उद्योग और रोजगार सरकार के पास आरक्षित होते हैं और कुछ उद्योग रोजगार लाइसेंसिंग प्रणाली में होते हैं और कुछ उद्योग रोजगार सभी के लिए होते हैं। यस सर। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो पहली पंचवर्षीय योजना से ही सरकार ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में सोचा। ये लाइन नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, लिख लीजिएगा। इसी औद्योगिक नीति से सरकार ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रारूप को स्वीकार किया। जिसमें उद्योगों पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सह अस्तित्व को स्वीकार किया गया। तो सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के सह अस्तित्व को स्वीकार किया, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का भी स्वीकार रहेगा निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र का भी अस्तित्व रहेगा, तो वो होगा सार्वजनिक क्षेत्र साम्यवादी अर्थव्यवस्था। यानी एक और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अस्तित्व रहेगा, दूसरी ओर सार्वजनिक, दोनों को मिलाकर तो पहले क्या किया गया इसमें, लिख लीजिएगा। इसमें उद्योगों को 4 वर्गों में बांटा गया। इसमें या इस नीति में उद्योगों को 4 वर्गों में बांटा है। यही आपसे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि दूसरी और तीसरी जो औद्योगिक नीतियां हैं उसमें 3 वर्गों में बांटा गया है, लेकिन जो पहली औद्योगिक नीति है उसमें 4 वर्गों में बांटा गया। यही क्वेश्चन सीधा सा पीसीएस से बन जाता है। लिखिएगा, ए वर्ग या प्रथम वर्ग, इस वर्ग में सैनिक एवं राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों को रखा गया। जिस पर सरकार का एकाधिकार रहेगा, जिस पर सरकार का एकाधिकार रहेगा, यानी इन उद्योगों पर सरकार का एकाधिकार रहेगा। अब ऐसे कौन से उद्योग थे या अभी भी कुछ है जिन पर सरकार का एकाधिकार? एटॉमिक पावर, पहला लिखिएगा, अणु शक्ति, तैस करके लिख दीजिएगा, अणु शक्ति, एटॉमिक पावर, ये तब भी एकाधिकार था सरकार का, आज भी एकाधिकार है सरकार का। दूसरा लिखिएगा, रेल परिवहन, ठीक, और उस समय था अस्त्र शस्त्र, आर्म्स एंड एमुनिशन, अस्त्र शस्त्र। तो ये भी आपका उस समय के समय में क्या था, जो है रिजर्व था। अब ये फिलहाल ओपन हो चुका है, इस पर सरकार का एकाधिकार। अब तो भाई लग रही ना, अभी जो अमेठी आपका गन फैक्ट्री थी वो अडानी साहब ने ले लिया, कानपुर गन फैक्ट्री प्राइवेट के हाथ में चली गई, तो सब चला जा रहा है। तब रेल परिवहन भी तो सर ऐसे हो सकते हैं। अब हो ही रहा है, वंदे भारत ट्रेन तो कहीं न कहीं प्राइवेट सिस्टम से चलाया जा रहा है, तो धीरे धीरे बदल रहा है अभी। लेकिन वो
केवल एक ट्रेन का परिचालन छोड़ दीजिए, ट्रेन चलाना को छोड़ दीजिए, जो रेल ट्रैक है वो पूरा पूरा सरकार का है। यस सर। अभी वहाँ पर कोई सरकारी मतलब निजी हस्तक्षेप नहीं है। ये वंदे भारत में पैसा कौन का लगा, चलाने का सारा तरीका, सारा सिस्टम, सारा पैटर्न इनका है। वो सरकार का। हाँ, तो अभी इसलिए उनको भी रखा गया। देखिए दूसरा लिखिए, द्वितीय वर्ग, सेकंड क्लास। अब द्वितीय वर्ग में केवल एक क्वेश्चन बनता है कि द्वितीय वर्ग में प्रथम औद्योगिक नीति के अंतर्गत कितने उद्योग आरक्षित थे। तो लिखिएगा इस वर्ग में 6 उद्योग आरक्षित थे, बाकी उनका नाम कोई जरूरत नहीं आपको, खाली एक प्रश्न याद रखिए कि द्वितीय वर्ग में कितने हैं, 6 उद्योग। द्वितीय वर्ग में 6 उद्योग आपके लिए आरक्षित थे। और प्रकट चाहो तो लिख लीजिए आधारभूत उद्योग, बेसिक इंडस्ट्रीज। अब नहीं है ना सर? नहीं, अभी भी कुछ है कुछ नहीं है। देखिए तीसरा, तृतीय वर्ग। तृतीय वर्ग में कुल 18 उद्योग हैं, यही संख्या ही यहां से पूछा जाएगा। तृतीय वर्ग में कितने हैं, 18 उद्योग। नाम नहीं पूछेगा ना सर? हाँ, लाइसेंसिंग प्रणाली वाले हैं, चीनी है, दवाइयाँ हैं, सिगरेट है, शराब है, ये सब आपके तृतीय वर्ग में रखिए। सीमेंट, कागज, ये सब आपके तृतीय वर्ग में थे। अब लिखिए चतुर्थ वर्ग। चतुर्थ वर्ग में शेष सभी, ऐसे लिख देंगे, बात खत्म। शेष सभी, क्योंकि बचे हुए सारे उद्योग इसमें आ जाएंगे। तो प्रथम वर्ग में केवल चुनिंदा हुए थे जो सरकार के एकाधिकार में थे, तो उनमें 3 ही था उस समय जो एकाधिकार रखना था। फिर उसके बाद दूसरा आया जिसमें जो है कि जो आपके प्रमुख उद्योग थे, भारी उद्योग थे, उसमें 6 आए। और फिर तीसरा आया जिसमें 18 आए जो लाइसेंसिंग प्रणाली के अंतर्गत थे। और फिर इसके बाद जो बचे उसको शेष सभी कर दिया गया। अब लिखिए द्वितीय औद्योगिक नीति, सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। द्वितीय औद्योगिक नीति। अच्छा ये बताइए कि आप लोग जैसे पढ़े होंगे, भारत सरकार के प्रथम उद्योग मंत्री कौन थे? मान लीजिए अगर कभी आपसे कई सारा क्वेश्चन इस तरीके से आता है, रेल मंत्री कौन थे, वित्त मंत्री कौन थे, रक्षा मंत्री कौन थे, ये सब पढ़ा हुआ आप लोगों ने? क्यों भाई, क्वालिटी में तो पढ़ा होगा आप लोगों ने सब चीजें। अंतरिम सरकार के कौन मंत्री थे, अंतिम सरकार के कौन पहले वित्त मंत्री थे, सब क्वेश्चन अक्सर आपके सब एग्जाम में आता है। कुछ चीज़ें जो जीके वाली किताबें होती हैं वहाँ पर मिलती हैं, और कई बार वहाँ से भी छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कोई सामान्य ज्ञान की भी किताबें आप लोग पढ़ लिया करिए। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल। तो ऐसे भी प्रश्नों को भी ध्यान दिया करिए थोड़ा सा। उससे क्या होता है कि एक तो कंसंट्रेशन बनता है, एक तो समझ में आता है क्या क्या चीज़ें हैं, और दूसरा कई बार लिखने में समझने में काम आता है। अब समझिए हमने कहा प्रथम औद्योगिक नीति, तो प्रथम औद्योगिक जिसने नीति जारी किया वाले उनका नाम ही पूछ जाए। तो प्रथम औद्योगिक नीति जब जारी हुई थी तो उसमें भारत के उद्योग मंत्री थे वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद औद्योगिक और आपूर्ति मंत्री। हाँ, उद्योग और आपूर्ति। और द्वितीय औद्योगिक नीति के समय भी यही थे। तो इसलिए दोनों आपको याद रखना है। तो अब द्वितीय औद्योगिक नीति भी क्या रह गई? अब द्वितीय औद्योगिक नीति जब आती है तो 4 वर्ग की जगह 3 वर्ग बनाएंगे। देखिएगा द्वितीय औद्योगिक नीति के अंतर्गत, द्वितीय औद्योगिक नीति के अंतर्गत आधारभूत
एवं भारी उद्योगों पर विशेष बल दिया गया। इन द सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हैवी इंडस्ट्रीज आर स्पेशली फोकस्ड। आधारभूत उद्योग और भारी उद्योग। आधारभूत उद्योग क्या होता है भाई को बताइए? इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि आपका इसी इंडस्ट्री में चैप्टर जुड़ा हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर। सर जिस पे सारे उद्योग सर निर्भर हो, जैसे लौ उद्योग जैसे हो गए सर। अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सही वर्ड है वो क्या है? अवसंरचना या आधारभूत संरचना। ये सर आधार और मूल। अवसंरचना मतलब बनता है कि जब हम सबसे पहले बात करेंगे तो किसी भी इंडस्ट्री के डेवलप के लिए, किसी भी शहरी क्षेत्र के विकास के लिए या किसी भी गांव के विकास के लिए कुछ चीजें होती हैं जो मूलभूत आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए कि आपको एक घर बनवाना हो, तो चलो भाई आप लोग पढ़ रहे हैं, अभी उस स्थिति में नहीं है कि घर बनवाए, लेकिन बाई द वे कल को घर बनवाना हो तो कहाँ बनवाना चाहिए? बस्ती शहर से 20-30 किलोमीटर दूर गांव में, जहाँ खेत हो, जहाँ कोई गांव ना हो, या किसी गांव में, या किसी कस्बे में, या बस्ती शहर में, या लखनऊ और दिल्ली या दुबई जैसे शहर में। बदलेगा नहीं बदलेगा आपका सोच? यस सर। अब हम कहते कि खेत में गांव बनवाएंगे, घर बनवाएंगे, तो खेत में आप घर नहीं बनवाओगे। यस सर। जबकि सबसे सुकून, सबसे शांति, सबसे बढ़िया हवा, सबसे सारी चीजें, सबसे शुद्ध फैसिलिटी वहीं मिलेगी। लेकिन आप उसकी जगह शहरी क्षेत्र में आगे बढ़ो। तो शहरी क्षेत्र में क्या है? अवसंरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है? चलने के लिए सड़कें। यस सर। अब खेत में आप बनवा लोगे तो खेत में घर तो बनवा लोगे, लेकिन सड़क आप नहीं बनवा पाओगे। सीवेज, नालियां ये आप नहीं बनवा पाओगे। स्ट्रीट लाइट, रोड लाइट ये आप नहीं दे पाओगे। आप यहाँ पर घर से बाहर निकल रहे हो, ऑटो की सुविधा मिल जा रही है। आपके गांव में, आपके खेत में जब आप घर बनोगे तो वहाँ ऑटो की सुविधा लगातार नहीं मिलेगी, आप अपने ही साधन से खाली जा पाओगे। These facilities are called infrastructure। यानी घर बनवाने के लिए भी तो कुछ आधारभूत संरचना चाहिए नहीं चाहिए? यस सर। ऐसे ही किसी उद्योग की स्थापना के लिए अब कोई इंडस्ट्री स्टैब्लिश किया जाए तो वो उस इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्या क्या आधारभूत संरचना चाहिए? यही सुविधाएं सारी वहाँ पर भी चाहिए। यस। सड़कें चाहिए, विद्युत चाहिए, जल चाहिए, ये तो सब चाहिए ना। तो वो आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्लियर? तो द्वितीय औद्योगिक नीति के अंतर्गत भारत सरकार ने जो अपनी द्वितीय औद्योगिक नीति जारी किया, उसमें बेसिक जो फोकस किया वो इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरे नंबर पर फोकस किया भारी उद्योग। आधारभूत उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, इसको ये आपका क्या है बेसिकली था गया। और भारी उद्योग मतलब जैसे स्टील फैक्ट्री। स्टील। तो आपको मैंने लिखाया भी है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने स्टील प्लांट लगवाए थे भारत सरकार ने? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार ने कितने स्टील प्लांट लगवाए थे? इसका मतलब बनता है कि आप लोग पढ़ नहीं रहे। तो ये मैं नहीं उम्मीद करता, बाकी टीचर्स या बाकी कोई चीज़ें नहीं उम्मीद कर चुका। मैं प्रयास करता हूँ कि बिल्कुल ईमानदारी से, निष्ठा से आपको पढ़ाऊँ और मेहनत से पढ़ाऊँ कि ताकि आपको समझ में आए, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको वो चीज़ें याद। क्यों कोई गलत उम्मीद करता हूँ? पढ़ाना तो पढ़ाना ही है, लेकिन मतलब फिलहाल मैं जो प्रयास करता हूँ कि आपको एक अच्छा सा कंटेंट दे करके जाऊँ और एक अच्छे से मेहनत करके जाऊँ।
तो याद करिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 3 बड़े स्टील प्लांट लगाए थे भारत सरकार, भिलाई, राउरकेला, बोकारो, नहीं बोकारो नहीं, दुर्गा, और बोकारो को लगाया इसने तृतीय पंचवर्षीय। यस सर। तो ये लिखा कि नहीं लिखा है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब आ रही है, उसका टेन्योर पीरियड कब है? 1956 से 1961, और 1956 में ही द्वितीय औद्योगिक नीति भी आई। यानी दोनों मिलकर के भारी उद्योग, दोनों मिलकर के आधारभूत संरचना के उद्योग पर बल दिए। यानी आप ये कह सकते हो कि भारत सरकार ने उद्योगों के विकास के लिए विशेष प्रयास किया कि नहीं किया? बताइए भाई। यस सर। यस सर। चलिए, देखिए, एक आरोप सरकार कोई भी हो हमेशा लगता है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे सपा की सरकार रही हो, चाहे आज भाजपा की सरकार, कि सरकार उद्योगपतियों को छूट देती है और उद्योगपतियों का ऋण माफ करती है। ये अक्सर आरोप लगता है। यस सर। तो ये करती भी है और करना भी पड़ेगा। अभी जैसे आपने देखा, अभी 4-5 दिन पहले अनिल अंबानी जी की कोई 6000 करोड़ की प्रॉपर्टी सरकार ने सीज किया। ठीक, अब मान लीजिए अनिल अंबानी जी के ऊपर उस प्रॉपर्टी पर कुछ लोन बकाया है और हो सकता है सरकार ने उसमें 200-500 करोड़ की उनको ब्याज की या लोन की माफी दे दे, कदे बाकी पैसा तुम जमा कर दो। अब क्या निकलेगा? अनिल अंबानी के 500 करोड़ रुपए सरकार ने माफ कर दिए, ये उनके बाप के हैं। अक्सर सोशल मीडिया आजकल भाई यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी है। यस सर। सोशल तो आरोप प्रत्यारोप कुछ भी लगाया जा सकता है, लेकिन सरकार जितना कृषि के विकास के लिए बाध्य है, विकास करने के लिए, उतना ही बाध्य है उद्योगों के विकास के लिए। यस सर। अगर आपके देश का उद्योग का विकास नहीं होगा तो कृषि का भी विकास नहीं हो पाएगा। यस सर। यह देश का संतुलित विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज हम नए क्षेत्र की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं। यस। मूलभूत सुविधाओं पर केवल आश्रित नहीं हो पा रहे हैं कि भाई हम करें खेती का खूब विकास कर दिया जाए, सारे उद्योग भारत से बंद कर दिया जाए, आप संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं। सर्विसेज पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, आप संतुष्ट हो जाएंगे? बंद कर दीजिए मोबाइल, बंद कर दीजिए टीवी। अब सरकार अगर ये स्टैब्लिश कर रही है तो आप कहोगे अरे सरकार ये कैसे कर रही है, सरकार इनको क्यों छूट दे रही है, किसानों को छूट देना चाहिए। तो केवल किसानों को छूट देने से नहीं लाभ होगा, लाभ होगा संतुलित विकास। हम कृषि का भी विकास की बात करें, हम उद्योगों के विकास की बात करें और हम सेवा क्षेत्र के विकास की बात करें। एक बैलेंस्ड डेवलपमेंट की बात हमें करनी होगी, संतुलित विकास की बात हमें करनी होगी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत उद्योगों को 4 वर्गों में बांटा गया और ये प्रयास किया गया कि इनका हम औद्योगिक विकास करें। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को 3 वर्गों में बांटा। कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं? और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जब लाया गया था, इस समय भारत सरकार के वाणिज्य मंत्री थे या मतलब उद्योग मंत्री थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद। तो लिखिएगा द्वितीय क्या लिखा था, लाइन जरा बता दीजिए हमको। इसके अंतर्गत 4 की जगह 3 उद्योग मतलब उद्योगों का वर्गीकरण किया गया, आधारभूत एवं भारी उद्योगों पर विशेष बल दिया गया। हाँ। और 3 बड़े प्लांट भिलाई, राउरकेला। अब लिखिएगा उद्योगों का वर्गीकरण, ए वर्ग या प्रथम वर्ग, ए वर्ग यानी प्रथम वर्ग, और डैश करके लिखिएगा आरक्षित वर्ग या सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित, ऐसे पूरा लिख दीजिएगा, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित। द्वितीय पंचवर्षीय समझिएगा या लिख लीजिए इसी समय, द्वितीय औद्योगिक नीति में, द्वितीय औद्योगिक नीति में 17 उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया। 17 उद्योगों को आरक्षित क्षेत्र के लिए आरक्षित, सार्वजनिक क्षेत्र। हाँ, द्वितीय औद्योगिक नीति में 17 उद्योगों को
सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया। रखा गया। ठीक है ना, जी सर। यानी 17 उद्योग यहाँ पर आरक्षित रखने थे। ठीक है ना, फिर लाइन चेंज करके लिखेगा द्वितीय वर्ग, बी वर्ग। प्रथम वर्ग हो गया, इसमें 17 उद्योग। बी वर्ग या बी वर्ग द्वितीय वर्ग दोनों लिखिए कुछ भी। इसमें 12 उद्योगों को आरक्षित रखा गया। कितने उद्योग को? 12 उद्योग पर रखा है। फिर लिखिएगा इस नीति में लघु एवं कुटीर उद्योग के विकास में भी बल दिया गया। अब लिखिएगा तृतीय वर्ग, थर्ड क्लास या सी क्लास, सी वर्ग। यस सर। इसमें शेष वर्ग को रखा गया, शेष उद्योग, शेष उद्योगों को रखा गया। इस वर्ग में शेष उद्योगों को रखा गया। सर कहीं जैसे एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि द्वितीय औद्योगिक नीति से जो सी वर्ग है उसमें कितने को रखा गया, अगर ऐसा नहीं आएगा प्रश्न? बहुत से है ना, इसलिए तीसरा एक वर्ग हमेशा शेष रखा जाता है। भाई जैसे देखिए पहला वर्ग जो रखा गया सरकार के लिए आरक्षित 17 उद्योग। 17 उद्योग वो थे जैसे आपके एयरपोर्ट था, कोयला था, लौह इस्पात था, सार्वजनिक क्षेत्र के रेलवे था, शिपिंग इंडस्ट्री थी। ऐसे सभी उद्योगों को 17 वर्ग में रखा गया कि ये केवल भारत सरकार के लिए आरक्षित है, इसमें कोई निजी काम नहीं होगा। दूसरा रखा गया कि जिसमें लाइसेंसिंग रखा जाएगा, लाइसेंस कंपलसरी होगा इसका, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री, सिगरेट इंडस्ट्री, शराब इंडस्ट्री, इस तरह का रखा गया इसमें। और तीसरा से सभी ओपन कर दिया गया कि चाहे सार्वजनिक क्षेत्र वाला कोई कंपनी लगाना चाहे या निजी क्षेत्र वाला चाहे, उसमें नंबर्स नहीं है, बहुत है उनके नंबर्स, आप क्वांटिटी नहीं कर पाओगे। तीसरे वर्ग में नंबर्स नहीं कभी पूछा जाएगा। ठीक है ना, ऐसे पहले वाले में जो आपने लिखा उसमें चौथे वर्ग में नंबर नहीं पूछा जाएगा। जी उसमें इस तरीके से सवाल नहीं आएगा। नहीं, वो हिंदी नहीं है। भाई भारत में कितने कुल उद्योग हैं? बहुत हजारों, तो हजारों की संख्या वाले कितने आप वर्ग कर दो, कोई सवाल नहीं आएगा। तो द्वितीय औद्योगिक नीति में कुल उद्योगों को 3 वर्गों में बांटा गया। पहले वर्ग में 17, दूसरे वर्ग में 12 और तीसरे वर्ग में 6। 17 प्रथम वर्ग के वे उद्योग थे जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित। 12 वो उद्योग थे जिनके लिए लाइसेंसिंग कंपनी और बाकी से ठीक। अब लिखिएगा औद्योगिक नीति 1969 1969 औद्योगिक नीति 1969। औद्योगिक नीति जो 1969 आई थी, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से आपसे प्रश्न आ सकता है वो केवल एक पॉइंट है, और वो है आपका MRTP। MRTP का नाम किसी ने सुना है? MRTP के लिए ही केवल ये 1969 का औद्योगिक नीति जाना जाता है, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। देख लीजिएगा, यह औद्योगिक नीति MRTP के लिए जाना जाता है। दिस इंडस्ट्रियल पॉलिसी is known for
MRTP एक्ट 1969 MRTP एक्ट भी इसी साल आया था 1969 में आया था। मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस Monopolistic and Restrictive Trade Practices Act 1969 ठीक है। इसके बाद औद्योगिक नीति 1977 आता है। लिखिएगा औद्योगिक नीति 1977। यस इसमें आरक्षित उद्योगों की संख्या घटाने पर बल दिया गया। इसमें आरक्षित उद्योगों की संख्या घटाने पर बल दिया गया। और जिला उद्योग केंद्र और जिला उद्योग केंद्र केंद्र स्थापित करने का प्रावधान किया गया। हर जिले में ये प्रयास किया गया कि भाई जिला उद्योग केंद्र स्थापित किया जाएगा जो उद्योगों को स्थापना के लिए विशेष सहयोग और प्रयास करेगा। इसका मतलब बनता है कि आपके बस्ती जिले में भी जिला उद्योग केंद्र होगा। यस सर कहीं है कहाँ? बिल्कुल सही जवाब है। और तब बहुत पहले से वही हो रहा है। जो यहाँ थाना कोतवाली है उसके ठीक सामने इस बार आप देखेंगे तो जिला उद्योग केंद्र है। लेकिन जानना चाहिए अपने शहर के बारे में पूरी तरह से। हम लोगों को कब का याद है? चलिए तो जिला उद्योग ऐसे हर जिले में है। तो जिला उद्योग जो होते हैं बेसिकली लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ाने पर विशेष बल देते हैं। कौन से उद्योग? लघु। अच्छा कोई बताएगा कुटीर उद्योग क्या होते हैं? हैंडीक्राफ्ट उद्योग जो होते हैं उन्हें सब कुटीर उद्योग का जो छोटे स्तर पर लगाए जाए। नहीं, हैंडीक्राफ्ट एक अलग शब्द, कुटीर उद्योग एक अलग शब्द। हैंडीक्राफ्ट मतलब होता है हस्तशिल्प, जो हाथ से बनाया जाए। तो हस्तशिल्प एक अलग है और कुटीर उद्योग एक अलग है। मशीनरी यही होता है कि हम बार बार ही आपसे कहते हैं कि शब्दों पर विशेष बल। एक की जगह अगर कहीं आपने दूसरे शब्द का प्रयोग कर लिया तो गलत है। अगर हम आपसे बात करें लघु उद्योग, इसका अलग है। हम आपसे बात करें कुटीर उद्योग, इसका अलग है। हम आपसे बात करें हस्तशिल्प, इसका अलग है। तो सभी का अलग अलग। हम किसी को एक दूसरे से नहीं, हाँ हो सकता है कि वो लघु उद्योग भी हो सकता है, कुटीर उद्योग भी हो सकता है, हस्तशिल्प भी हो, यस ये भी संभव है। यस लेकिन तीनों की अलग अलग परिभाषा है। देखिए एक मैंने आपको बताया कि आधारभूत उद्योग, दूसरा मैंने आपको बताया भारी उद्योग, जो बड़े बड़े इंजन, बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े मशीनरी बनाता है वो भारी उद्योग में आता है। फिर एक सामान्य उद्योग, बाकी सभी आते हैं। लघु उद्योग, अगर हम अब की बात करें तो लघु उद्योगों का एक मंत्रालय स्थापित कर दिया गया है और उसमें लघु उद्योगों को 3 भागों में बांट दिया गया। मीडियम, स्मॉल एंड माइक्रो, MSME आपने सुना होगा ना। यस सर।
ये शब्द आपने सुना जरूर होगा, यस सर, मैंने MSME, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेज एंड इंडस्ट्री। यस सर। एक मंत्रालय है कि नहीं मंत्रालय यस है? सर। और उन तीनों की एक अपनी अपनी परिभाषा है कि कौन से उद्योग मीडियम में आएंगे, मध्यम उद्योग, लघु उद्योग, माइक्रो यानी सूक्ष्म उद्योग, और उसके बाद एक तो आपका लघु उद्योग की क्राइटेरिया पड़ गया। दूसरा है कुटीर उद्योग, ये क्या होता है? कॉटेज इंडस्ट्री। एक लाइन में इसकी परिभाषा याद रखिएगा, ऐसे उद्योग जिनमें एक ही परिवार के सभी लोग कार्य कर रहे हो, बाहर का कोई व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व नहीं, वो क्या कहलाएगा? और फिर उसके बाद हस्तशिल्प, चाहे घर के लोग जुड़े हुए हों चाहे बाहर के लोग जुड़े हों, लेकिन उसमें पावर और मशीन का प्रयोग नहीं। यस सर। तो उसे आप क्या कहते हो? हस्तशिल्प। क्या बस्ती जिले में कोई हस्तशिल्प है? यस। कौन सा? मैं यहाँ पक्के पे देखा जो लकड़ी के बांस से सब बनाते हैं, लकड़ी के बांस। तो वो जो शादी में मोह होता है ये ना? बस्ती जिले का बेसिकली नहीं है। नहीं, बेसिकली नहीं है, लेकिन हमने या- उसको देखा है। अच्छा, बस्ती जिले का ODOP में कौन सा प्रोडक्ट है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। भाई उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लिया जाता है। आई थिंक तो बस्ती जिले का क्या है भाई? आई थिंक वो गुड़। हाँ, लकड़ी। यस गुड़। लकड़ी का, Yes, sir. लेकिन कहीं पर भी दिखाई तो नहीं देता लगभग, मतलब इस एरिया में नहीं है। थोड़ा। तो यहाँ Yes. का लकड़ी, जैसे अमेठी आपका बगल का है, यस सर। यहाँ क्या है? मूंज। मूंज। फैजाबाद आपका अयोध्या है, वहाँ का क्या है? गुड़ है। यस सर। तो अलग अलग जिले का अलग अलग प्रोडक्ट। ठीक है, अब बात समझ में आ रही? देखिए, केवल परिवार के। हाँ। बाहर के, तो बाहर के। इसमें बाहर के हो सकते हैं, लेकिन इसमें बाहर के नहीं। अब इसमें 3 परिभाषाएं हैं, अभी हम आपको दिखा देते हैं। वो भी दिखाना भी है हमको, पढ़ाना भी है, तुम पढ़ाएंगे भी आपको। चलिए आ जाइए टॉपिक पर। अब लिखिएगा औद्योगिक नीति। सर इसमें एक ही संख्या लीजिए। इसमें लिखा है कि मतलब उद्योगों की आरक्षित उद्योगों की संख्या घटाने पे बल दिया गया था, तो हाँ? ऐसा क्यों? और आरक्षित उद्योगों की संख्या घटाने में इसलिए बल दिया गया, भाई सरकार प्रयास करेगी डेवलपमेंट का, लेकिन सरकार कितना प्रयास कर सकती है? यस सर। सरकार अगर केवल उद्योग लगाएगी तो उस उद्योग का सीमित मात्रा में विकास होगा, और जब निजी क्षेत्रों के लिए खोल दिया जाएगा तो उसमें ज़्यादा विकास होगा। तो इसीलिए इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के आरक्षित उद्योगों को हटा करके ये भाई इस क्षेत्र में निजी कंपनी के लोग भी काम करेंगे, इसलिए बोला जाता है। तो अब लिखिए औद्योगिक नीति 1980। का जो औद्योगिक नीति आया गया उसमें 3 चीजों पर विकास बल दिया गया। देखिएगा, इस औद्योगिक नीति के अंतर्गत 3 उद्देश्य या उद्देश्यों पर बल दिया गया। पहला नंबर 1 आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन। आधुनिकीकरण। दूसरा विस्तार, एक्सपेंशन। और तीसरा पिछड़े क्षेत्रों का विकास। पिछड़े क्षेत्रों का विकास। तो 3 चीजों पर बल दिया गया 1980। एक तो आधुनिकीकरण की, भाई अब 1980 का वो समय होता है
या इसके बाद आप बात करोगे कि पूरी दुनिया में नई पद्धति आना शुरू हुई। यहीं से आप बात करोगे वेब, यहीं पर इंटरनेट, यहीं से कंप्यूटर पूरी दुनिया में छाने लगा और उसका प्रभाव रहा कि भारत भी इससे अछूता नहीं हो रहा कि भारत में भी इससे काम होने लगा। तो भारत में यहीं से आधुनिकीकरण बढ़ रहा और ये औद्योगिक नीति इस तस्वीर इसीलिए लाई गई ताकि हम भारत में मॉडर्नाइजेशन करें। क्लियर? अब लिखिएगा नई औद्योगिक नीति, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। नई औद्योगिक नीति 1991, 1991, 1991। अब पहला तो यक्ष प्रश्न यही बनता कि भाई इसको हम नया क्यों कह रहे हैं। 1991 बीते हुए 34 साल हो गए, फिर भी हम कह रहे हैं कि नई औद्योगिक नीति है। तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि इसके बाद अभी औद्योगिक नीति नहीं आई, ये आखिरी है। तो जो आखिरी होता है नया माना जाएगा, चाहे जितना पुराना हो जाएगा। तो नई औद्योगिक नीति 1991 क्या किया गया, क्या हुआ इस समय, ये जानने की आपके लिए थोड़ी सी विशेष समय की बात है। 1991 की जब औद्योगिक नीति आती है, भारत सरकार के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? 1991 में भारत सरकार के प्रधानमंत्री कौन होते भाई? राजीव गांधी। चले गए। ये 1991 का ही चुनाव था जब राजीव गांधी जी के ऊपर याद आया ना, मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे उस समय। पीवी नरसिम्हा राव। यस सर। कौन थे उस समय? पीवी नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव। क्या फुल फॉर्म था इनके नाम का? कमलापति वेंकट नरसिम्हा राव। इनको सर राजीव गांधी के परिचित इनको किया गया था। राजीव गांधी के बाद में। यस सर। तो पीवी नरसिम्हा राव जी इस समय भारत सरकार के प्रधानमंत्री थे। और यहाँ पर थोड़ा विशेष बल इसलिए देना है क्योंकि ये आर्थिक सुधारों का युग चालू है। 1991 से पहले अगर आप बात करिए तो 1989 में चुनाव हुआ था। 1989 1989 में जब चुनाव होता है तो राजीव गांधी जी चुनाव हार जाते हैं। 1989 के चुनाव में 91 में फिर चुनाव हो रहा। यस सर। और उस समय 89 में जो प्रधानमंत्री बनते हैं माननीय बीपी सिंह जी बनते हैं। यस सर। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसी समय माननीय मुलायम सिंह यादव जी बनते हैं। तो ये जनता दल की सरकार होती है उस समय। मुलायम सिंह यादव जी उसमें कौन सी पार्टी होती है? जनता दल। जनता पार्टी मतलब ये कि समाजवादी पार्टी उसमें जनता दल था। यस। और आपके बस्ती जिले के भी राजा साहब उस समय जनता दल में से चुनाव लड़े थे। माननीय स्वर्गीय श्री कौन थे राजा उस समय? लक्ष्मेश्वर प्रताप सिंह। अब वर्तमान में उनके बेटे तो उस समय थे। भाई आपको जानना चाहिए आपके बस्ती के, ठीक है राजा ही तो है, कह जाएंगे भाई राजा थे तो राजा है। तो 89 के चुनाव में बीपी सिंह की सरकार बनती है, लेकिन स्थिति ये होती है कि भारत की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। ऐसी बिगड़ती जाती है कि वो सुधरने का कोई नाम नहीं। ऊपर से 89 का जो चुनाव होता है, सरकार बनती है, वो फिर इस्तीफा दे देती है। चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बनते हैं, फिर इस्तीफा दे देते हैं, नहीं चल पाती है, फिर से चुनाव होता है, मध्यावधि चुनाव। तो 1991 का जो चुनाव होता है, उस चुनाव में राजीव गांधी जी प्रचार कर रहे होते हैं और तमिलनाडु के चुनावी जनसभा में उनका किसी, आप सबको पता ही है पूरी कहानी, एक्सीडेंट का बम विस्फोट हुआ। तो एक मानव बम बन करके एक महिला ने उनको जो है बम से, दिस इज रिलेटेड फॉर द श्रीलंका वॉर। लिट्टे के थे। यस सर।
देखिए, कुछ चीज़ों के नाम हम लोग पब्लिकली नहीं लेते हैं, मंच से लेना भी बड़ा दिक्कत होता है, और वो भी स्पेशली हम लोग फोकस नहीं करते कि भाई नॉर्मली आप बात करके छोड़िए। तो हो क्या कि भाई राजीव गांधी जी एक्सपायर करते हैं, उसका लाभ एक तरीके से कांग्रेस को मिलता है, और कांग्रेस फिर से एक बड़ी पार्टी बनकर के उभरती है और सहयोगी दलों के माध्यम से फिर से सरकार बनाती है। अब तत्कालिक प्रभाव ये होता है कि भाई प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो सोनिया गांधी जी उस समय उतनी परिपक्व नहीं थी, उन्होंने उसमें प्रधानमंत्री बनने से मतलब कोई राजनीतिक पकड़ उनकी थी ही नहीं भारत से, तो उस समय फिर पीवी नरसिम्हा राव जी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। भारत की आर्थिक स्थिति अब तक पूरी और तरह से बिगड़ चुकी होती है, क्योंकि उस समय चुनाव पर खर्च का भी सीमा नहीं था। यस सर। एक तरफ सरकार खुद घाटे में चली, दूसरी तरफ चुनाव लाना का हजारों करोड़ का लोन बढ़ना, भार बढ़ना बहुत ज़्यादा नुकसान। स्थिति ये थी कि भारत सरकार के पास इतना पैसा नहीं था कि वो 15 दिन से ज़्यादा बाहर की खरीदारी कर पाए। तो भारत सरकार ने उस समय 40 टन सोना गिरवी रखा ताकि भारत का खर्चा चल पाए। सरकार उस समय सोना गिरवी रख रही है, लेकिन अब ये वो समय था कि हमें सुधारों की ओर आगे बढ़ना था। सुधारों का मतलब बनता है 3 प्रकार के सुधारों से था। यस सर। जिसे आपने पढ़ा है LPG, यस सर। जिसे आपने पढ़ा है उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। यस। तो तृतीय औद्योगिक नीति या जो नई औद्योगिक नीति 1991 से है, इसमें 3 चीजों पर बल दिया गया: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इस नई औद्योगिक नीति के द्वारा भारत की गिरती हुई अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान के लिए भारत की गिरती हुई अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान के लिए तीन क्षेत्रों पर बल दिया गया। नंबर 1 उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। लिबरल से बना है लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। दूसरा है निजीकरण और तीसरा है वैश्वीकरण। अब जरा आप लोगों में से कोई बताएगा कि ये उदारीकरण बताइए भाई। उदाहरण मतलब सर उद्योगों के प्रति सरकार अपना मतलब सपोर्ट प्रदान करेगी। जो उसमें निजी उद्योग हैं उनको सरकार अपने आर्थिक मतलब व्यय से खर्चा देगी और उनको संभालने का कोशिश करेगी। और कोई बताइए। उदारीकरण एक सामान्य शब्द। आपने सुना होगा कि फला व्यक्ति बड़ा उदार है, तो क्या सुनते ना यस सर। कि ये कोई बड़े उदार व्यक्ति है। क्या है उदार का मतलब? कि आप किसी से कुछ मांगने जाएं तो वो बिना हिचकिचाए बिना झिझक के आपको वो चीज़ दे दे। बड़ा सरल भाव जिसका बस। अच्छा चलिए छोड़िए इसको, थोड़ा हिंदी पढ़ा होगा आप लोगों ने। उदार का विलोम बताइए। हठी, हठी, जिद्दी। हमने विलोम पूछा पर्यायवाची, आप पर्यायवाची बता रहे हो। कठोर। कठोर, इसका मतलब बनता है कि पहले भारत सरकार कठोर थी, यस सर। अब भारत सरकार उदार हो गई। यस सर। कठोर मतलब कठोर नीतियां, कठोर कानून, कठोर प्रावधान। भारत सरकार उद्योगों के प्रति पहले कठोर नीतियां, कठोर कानून का लागू की थी, जैसे इंस्पेक्टर राज।
आप माल बनाए, माल बन गया, अब माल बनने के बाद इंस्पेक्टर साहब आएंगे, जांच करेंगे, देखेंगे कि आपने कितना बनाया, कैसा बनाया, और उनको समझ में आएगा तो कहेंगे हाँ ठीक है बेचो, और उनको समझ में नहीं आया तो फिर नहीं। अब इंस्पेक्टर साहब को समझ में कब आएगा? जब उनके हाथ में पैसा जाए। यस सर, यस भाई हम तो नहीं बोल सकते, भाई आप बोल सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब के समझ में कब आएगा? तो सिंपल सी बात आ गई। अब जब ऐसा प्रावधान होगा तो उद्योगपति क्या करेंगे बेचारे? परेशान होंगे। अब आपने कहा कि आपको नया उद्योग लगाना है, अब सरकार कह रही है रुको अभी ये जांच होगा, तुम्हारा पड़ताल होगा, देखा जाएगा तब तुमको मिलेगा। तो भाई साहब जांच होते होते 2-3 साल लग गया। आपका काम तुरंत कब होगा? जब सरकार उदार होगी, जब आप पॉलिसी आसान भाई होगी, आप काम को जल्दी चाहते हो तो क्या करना होगा? पॉलिसी को सरल यानी कुछ दान दक्षिणा देना होगा। यस सर, सिंपल सी बात है, जल्दी हो जाएगा आपका। आसानी से होगा। भाई नेहरू जी ने 1957-58 में लगभग यही स्टेटमेंट दिया था। यस सर, नेहरू जी से किसी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी आपके कर्मचारी घूस लेते हैं तब काम करते हैं, तो उन्होंने लिखा भी है, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि भाई हम अपने कर्मचारी को बहुत कम वेतन देते हैं, अंग्रेजों की सरकार की अपेक्षा तो मतलब दशमांश भी नहीं देते हैं, और उनके ऊपर काम का बोझ बहुत है। अगर कोई चाहता है कि उसका काम जल्दी हो जाए तो जल्दी करने के लिए अगर कोई कर्मचारी कुछ पैसा ले लेता है उसके बज में तो मैं क्या करूं? ठीक है, सही है। सीधा सीधा तो वो प्रक्रिया चलती चली जाएगी, हर जगह बैकडोर चलने लगा। यस सर, सब जगह। लेकिन आज आप देखिए डिजिटलाइजेशन ने बैकडोर को बंद किया। यस सर, घर बैठे बैकडोर को डिजिटलाइजेशन ने बंद कर दिया क्योंकि लॉक्ड हो गया। ये पहले क्या होता, कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, एग्जाम डेट आने वाला, कहीं मुझे कॉलेज में एडमिशन करना है, प्रिंसिपल साहब ने कर दिया, जाओ जमा कर दो पैसा, हो गया काम। अब क्या हो सकता है? अब तो आपका एप्लीकेशन ही नहीं, तो कोई एप्लीकेशन आप भर ही नहीं सकते। यस सर, डेट भी दिया तो ऑनलाइन पैसा नहीं जमा होगा, यस सर, सब ऑनलाइन होगा, डिजिटल हो गया। तो यानी हम बात कर रहे हैं कि 1991 से पहले भारत सरकार की जितनी कठोर नीतियां, कठोर कानून और कठोर प्रावधान थे, उनमें सरकार उदार बनने की बात आई और इंस्पेक्टर राज को खत्म किया, सरल किया। इसी का नाम इनकम टैक्स में सरल फार्म रखा। यस सर, आयकर में यहीं से सरल फार्म शुरू हुआ था, तो नोट करिएगा, शुरू कीजिए। यस सर। उदारीकरण, सरकार की कठोर नीतियां, कठोर कानून और कठोर प्रावधानों में कमी करना। ठीक है ना? यस सर। तो कठोर कानून, कठोर प्रावधान, कठोर नीतियों में उदार बनना, यही उदारीकरण है। यस सर। डैश करके लिखिएगा, इंस्पेक्टर राज की समाप्ति। उदारीकरण, हाँ लगी आप पत्रकार बन गए। अब क्या मतलब था? आपने कहा हमने 70,000 टन बनाया, हमने कहा ठीक है ओके भाई कोई बात नहीं, जी सर। आप हमको 70,000 टन का टैक्स दे दीजिए। भाई पब्लिक के ऊपर, उद्योगों के ऊपर कुछ तो विश्वास करना पड़ेगा। यस सर, हाँ यस सर। अब उसकी जगह आप इंस्पेक्टर लगा के रखोगे, जांच करेगा तो उसका उद्योग पर डूबेगा। तो यहीं से उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। मतलब सरकार कठोर कानून को हटा करके, कठोर प्रावधानों को कम करके उदार बन गई। यहीं से उदार शुरू हुआ सरकार। क्लियर? यस सर। बात समझ आ गई? चलिए अब दूसरा लिखिए, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। यहां मतलब सीधा सा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के, लिख लीजिएगा, सार्वजनिक क्षेत्र के आरक्षित उद्योगों
की संख्या घटाकर निजी क्षेत्र का विस्तार करना या निजी उद्योगों का विस्तार करना, ऐसे लिखिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना, निजी उद्योगों का विस्तार करना। लगातार आप देखिए 1948, 1956, 1977, 1980, 1991 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की संख्या में लगातार कमी किया गया और लगातार कम करके निजी क्षेत्रों के उद्योगों का बढ़ाया गया। ये हमेशा शुरू से भारत सरकार की जो नीतियां रही वो यही रही कि शुरुआत तो सार्वजनिक क्षेत्र से हम करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके हम सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को घटाते जाएंगे। यहाँ पर आप एक किसके क्या मंतव्य रहा है सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में जरा समझिएगा। एक स्टेटमेंट आपके एग्जाम में आता था पहले, इधर बहुत दिनों से नहीं आया है, कि किसने कहा था कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आधुनिक भारत के मंदिर हैं या टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो पंडित नेहरू जी ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को आधुनिक भारत का मंदिर है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि पंडित नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा था? टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक लाइन चाहो तो कहीं पर नोट कर लीजिए, इसको अलग से कहीं पर कर लीजिएगा या यहीं पर नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत स्टेटमेंट नहीं। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सार्वजनिक उपक्रमों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। फिर टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का मंदिर। ठीक है, यस सर। अब राजीव गांधी ने क्या कहा था सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को? तो लिखिएगा, राजीव गांधी जी ने सार्वजनिक उपक्रमों को क्या कहा था? सफेद हाथी कहा था। क्या कहा था? सफेद हाथी। ये सफेद हाथी कैसे होते हैं भाई? थाईलैंड। क्या खास बात होती है? वाइट, उनका कलर पूरा वाइट होता है और सफ़ेद का मतलब शांत होगा। काला हाथी और सफेद हाथी में क्या अंतर होता है? एक तो रंग का अंतर होता है सर। सफ़ेद हाथी जो होते हैं वो थोड़ा शांत किस्म के होते हैं और काले हाथी में जैसे कि अफ्रीका के ले लें हम तो मारने पीटने वाले होते हैं। अरे सर उल्टन एकदम एक सेकंड में उठा कर देंगे। हाँ, फर्क ये याद रखिएगा, काले हाथी काम करने में प्रयोग आ जाते हैं और वो मेहनतशील होते हैं, काम कर लेते हैं, जबकि सफेद हाथी काम नहीं करते, वो केवल आराम ही करना चाहते हैं। तो ये याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए राजीव गांधी जी ने सार्वजनिक उपक्रमों को 1988 में क्या कहा था कि ये सफेद हाथी है। अब क्यों सफेद हाथी कहा? लेकिन नेहरू जी ने स्थापित किया। 30 साल बीत गए, 35 साल बीत गए, लेकिन भाई साहब आज तक प्रॉफिट नहीं थी। घाटे पे घाटा, घाटे पे घाटा, घाटे पे घाटा, हर साल घाटा चल रहा। अभी परसों की जब मैंने क्लास लेने आया था तो मुझे पता चला कि बस्ती की शुगर मिल बिक गई, बंद हो गई। पहले तो बिक गई थी और पता चला बंद हो गई। बड़ा कष्ट हुआ सुनकर के इस बात को लेकर के। बताइए कि इस पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा चीनी मिल था ये, एनसी नागर, एनसी नाम था इसका ना, सबसे अच्छा चीनी मिल था, सरकार के अधीन था, फिर बजाज को चला गया और फिर आज पूरी तरह। ये क्या परिस्थिति है भाई? क्यों ऐसा? क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का यही हालत है कि जो सरकारी है वो घाटे में ही चलेंगे?
और जबकि अगर देखा जाए तो इन चीनी मिलों का प्रबंधन जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है वो IAS होता है। अब आप सोच सकते हो कि एक IAS का दिमाग अगर किसी इंडस्ट्री को चलाए और उसके बाद वो बंद हो जाए तो मतलब उसकी प्रतिष्ठा पर दांव लगती है। यस लेकिन अब वही बात है कि जब वो IAS चाहता है कि वो जिले में जाए तब उसको आप चीनी मिल भेज देते हो। हाँ यस तो उसका दिमाग जिले की चीनी मिल की जगह जिले में लगा है, सही बात है सही। जो वास्तविकता है। तो बात आती है कि भाई सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम सरकार स्थापित करती थी उसका प्रबंधन इतने बड़े लेवल पे दे देती थी कि उनका दिमाग ही नहीं रहता था वहां पर कि इन उद्योग को हमको चलाना है, जैसे चलना चलने दो, हमको केवल यहाँ से जाने दो। मैंने एक उदाहरण आपको पिछले क्लास में याद बताया था कि बार्क समझ रहे ना, भाभा एटॉमिक पावर रिसर्च सेंटर, बार्क का हेड बनाया गया किसे? TN सेशन साहब को। अब आप सोचिए बीइंग IAS TN सेशन साहब बार्क का चेयरमैन बन के जा रहे हैं, हेड बन करके जा रहे हैं, जबकि वहां पर जरूरत किसको है? जो एटॉमिक पावर जिसकी जानकारी। यस सर। भाई आप अननेसेसरी कहीं किसी को मत भेज दीजिए ना। यस सर। कई सारे आपके इस प्रकार से एग्जाम्पल आ रहे हैं, कई सारे आपके इस प्रकार से माइंड्स बन रहे हैं कि बड़े डिफरेंट। अभी आपने सुना नहीं होगा शायद, सुल्तानपुर की एक नई घटना घटी थी कि एक ट्रेनी IAS को BEO बना दिया गया, अभी जस्ट 2-3 महीना पहले। उत्तर प्रदेश काडर की एक ट्रेनी IAS को BEO बना दिया गया शुरुआत में, जबकि BEO जैसा पद किसी IAS को आज तक पूरे भारत में नहीं दिया गया। BEO समझ रहे हो ना आप लोग? BEO समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? मुझे तो यही समझ लीजिए BEO ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, यस सर। खंड शिक्षा अधिकारी। ये किसके अधीन होते हैं? BSA के। यस सर। BSA कौन होता है? PCS। ट्रेनी IAS BEO। BSA साहब ये क्या कर दिया? उनके काम उनको तो पाएंगे, सामने बैठ नहीं पाएंगे खड़े होने बाथरूम में। तो मतलब ये बनता है कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज को सबसे ज़्यादा दिक्कत करने वाली जो बात आई, या सार्वजनिक क्षेत्र के ऊपर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम की बात आई, वो ऐसे पता चला कि जिन एक वो समय था कि जब हम कारपोरेशन को, नेहरू साहब ने कहा कि ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं, और वही स्थिति दूसरी जगह क्या आ रही थी, राजीव गांधी कह रहे कि ये सफेद हाथी है। तो प्राइवेटाइजेशन का द्वार तो राजीव गांधी जी ने पहले ही खोल के चले गए, और यह प्राइवेटाइजेशन का काम तो नेहरू जी ने खुद किया कि प्रथम औद्योगिक नीति में कितने आरक्षित उद्योग हैं और द्वितीय औद्योगिक नीति में कितने उद्योग लिखे हैं, जब देख लीजिए फर्क दोनों में। यानी प्राइवेटाइजेशन होना स्वाभाविक सी बात थी, या एक सामान्य सी प्रक्रिया थी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ना हमें समय की मांग है, जरूरत है, और विकास की अवधारणा है। कंसेप्ट क्लियर है? तो 1991 के नई औद्योगिक नीति में सबसे पहले जो बल दिया गया वो किस पर दिया गया? उदारीकरण, कि हम उदार हुए। किसके लिए उदार हुए? नीतियों, कानूनों और नियमों और के प्रति हम उदार हुए, सरकार उदार हुई, एक किया। दूसरा क्या हुआ? निजी, कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की संख्या को घटा करके निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया। तीसरा कॉन्सेप्ट यहां पर आ रहा है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या रहा है? वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। ये क्या है भाई? भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन, भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन और भारत की कंपनियों का विदेशों में स्थान। लास्ट क्लास में भी मैंने बताया होगा, थोड़ी सी बात समझिएगा। वैश्वीकरण एक ऐसा शब्द है जिसको केवल आर्थिक परिप्रेक्ष्य में आप मत। वैश्वीकरण एक व्यापक शब्द है। यस सर। सामाजिक वैश्वीकरण, सांस्कृतिक वैश्वीकरण, धार्मिक वैश्वीकरण, राजनैतिक वैश्वीकरण, आर्थिक वैश्वीकरण, हर प्रकार का वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है ग्लोबल विलेज। यस सर। वैश्वीकरण का सबसे जो ज्यादा कॉन्सेप्ट क्या है?
वैश्विक गांव की अवधारणा, एक ग्लोबल विलेज का कांसेप्ट, यहीं से वैश्वीकरण शुरू हुआ। वैश्विक गांव मतलब कि पूरा विश्व हमारा गांव है, पूरी दुनिया हमारी गांव है, हम सबके बारे में जानते हैं, एक ग्लोबल विलेज का कांसेप्ट आता है। तो वैश्वीकरण का था कि दूसरों की जो विशेषता है उसे हम स्वीकार करें और हमारी जो विशेषता हो इसे। आर्थिक दृष्टिकोण से बात करोगे तो यही बात आती है कि दूसरे देश के लोग हमारे देश में आकर के उद्योग लगाए, व्यापार करें, और हमारे देश के लोग दूसरे देश में जाकर के उद्योग लगाए। यानी हमारे देश की पूंजी में विदेशी पूंजी का प्रवाह, हमारा उद्देश्य यही था। हमारा क्या उद्देश्य था कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में, हमारे देश के उद्योग में क्या हो, विदेशी पूंजी का फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। और इसी के बाद भारत में दो चीजों पर ज्यादा बल दिया जाने लगा, FDI और FII। अभी एक टॉपिक आपको आगे आएगा जो इन दोनों चीजों को ज्यादा डिटेल पढ़ाना है। FDI और दूसरा है FII, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। यही के बाद से 1991 की नीति के बाद जो है हमने बीमा क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र, विद्युत उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, बहुत सारे ऐसे उद्योग थे जहां पर विदेशियों के लिए हमने इसे ओपन कर दिया। सबसे पहले हमने बीमा क्षेत्र के लिए 49% का बात किया FDI। आज बीमा क्षेत्र में 7% FDI है। अगर हम बीमा क्षेत्र की बात करें, सर्विसेज क्षेत्र की बात करें, तो भारत में किसी जमाने में कई सारे इंश्योरेंस कंपनियां थी। बीमा 1956 में सभी इंश्योरेंस कंपनियों को मर्ज करके एक कर दिया गया, और वो थी LIC, जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। 1956 में सबको मिलाकर के LIC किया गया। 1956 से लेकर के 1999 तक 45 सालों तक भारत में LIC का एक छत्र राज रहा, कोई दूसरी कंपनी नहीं। जीवन बीमा चाहिए तो LIC के पास आइए। इनका नारा था, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। मरोगे तो ज्यादा लाभ, जियोगे तो कम लाभ। तो 3 किस्त LIC जमा कर दिए, उसके बाद आदमी गुजर गया तो भाई लाभ ही लाभ है। LIC की बात है। 1999 में एक नया प्रावधान आया भारत में, जिसके बाद बीमा क्षेत्र को बीमा को निजी क्षेत्रों के लिए खोल दिया गया। वो कॉन्सेप्ट आया IRDA। क्वेश्चन आता है, IRDA क्या है? ऐसे लिख के आएगा, IRDA है। अब अंग्रेजी वाले तो फिर भी समझ लेते हैं IRDA लिखा होता है, हिंदी वाले सोचते हैं कि ये IRDA क्या है। इंश्योरेंस रेगुलरिटी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। लिख लीजिए फुल फॉर्म, एक आध बार फुल फॉर्म इसका है। IRDA, इंश्योरेंस रेगुलरिटी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसे हिंदी में कहते हैं बीमा नियामक विकास प्राधिकरण। बीमा नियामक विकास प्राधिकरण। बीमा नियामक विकास प्राधिकरण, ठीक है ना। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी लाया गया, और इसी के द्वारा जो है FDI क्षेत्र में भी आपको बीमा को FDI क्षेत्र में ला करके खोल दिया गया भारत का, कि विदेशी निवेश भी इसमें हो सकता है। और उसके बाद तो आप समझिए कि बीमा में इतनी प्राइवेट कंपनियां तब से आई कि हर आदमी बीमा करने लगा। आप देख लीजिए, तमाम आपकी बीमा कंपनियां हैं जो भारत के किसी कंपनी से पार्टनरशिप करके तमाम चल रही हैं। फिर भारत के कई सारे बैंकिंग में आ गया,
बीमा सहारा भी आया था, अब कुछ लोग तो भगवान के सहारे सहारा हो गए। बीमा क्षेत्र में नहीं आया था। भगवान के सहारे हो गए। सहारा बीमा क्षेत्र में नहीं, इन्वेस्टमेंट का था। सहारा चिट फंड था। यस सर। सहारा को इन्वेस्टमेंट नहीं कहेंगे, सहारा को क्या कहेंगे? चिट फंड। देखिए हर एक का एक अलग टर्म होता है, यस सर। हम उसके लिए वही टर्म प्रयोग करें। सहारा बैंक नहीं था, यस सर। सहारा को बैंकिंग का लाइसेंस नहीं था, नहीं। सहारा को चिट फंड का लाइसेंस था, छोटे जमाओं को बढ़ावा देंगे। यस सर। बाकी तो आप सब लोग जानकार हैं या ना जानते हो, जानेंगे आप आगे चल करके। वो आपका टॉपिक नहीं मुझे बताते कि भाई सहारा क्यों कैसे बड़ी हुई, सहारा कैसे फिर खत्म हुई, आज सहारा की क्या डिस्प्यूट्स है, आज सहारा के क्या विवाद है, आज सहारा में तमाम विवाद चल नहीं चल रहा। यस सर। लोगों को पैसा पता पड़ा नहीं मिल रहा, Yes, और sir. सरकार के पास प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, तो आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? भाई सरकार के पास जो प्रॉपर्टी है उसके पास सेबी के जो अपने कंट्रोल रखा हुआ है, सेबी ने तो लगाया था ना, यस सर। तो सेबी के पास प्रॉपर्टी जो सीज पड़ी हुई है उसको बेच करके भाई सहारा का जो न्यू इन्वेस्टर्स है उनको पैसा दे दिया जाए। यस सर। तो प्रक्रिया भी चल रही है, सरकार की प्रक्रिया भी तो चल रही है। तो निजीकरण की बात आई। अब तीसरे स्तर पर क्या बात आई? वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन लिख लीजिए। वैश्वीकरण, आर्थिक वैश्वीकरण के अंतर्गत, आर्थिक वैश्वीकरण के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना। तो भाई ये 3 औद्योगिक नीतियां इंपॉर्टेंट थी, ये मैंने आपको बता दी, ठीक है ना? क्लियर? चलिए 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, आप लोग ब्रेक मांगेंगे जो है, इसके बाद फिर जो है